ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से आप लोगों को मिलती है और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो विचारों को जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, ये तीन ही जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। ये टेनिसन कह रहे हैं। कृषि उत्पादों में दखल का बाजार, ये अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपने कृषि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। और दरअसल भारत की 70 करोड़ से अधिक आबादी कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और अन्य समुद्री उत्पाद पर आश्रित है। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की दृष्टि से मुक्त अनाज खाद्य सब्सिडी और किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में देती है। किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। बताइए, किसान सम्मान निधि कब लागू हुई थी, कब आई थी, लॉन्च की गई थी? भारत की 70% अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और उससे जुड़े उत्पाद हैं। और अब अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर द्विपक्षीय बातचीत का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि कृषि उत्पाद के लिए भारतीय बाजार खुले और उन पर शुल्क भी कम हो। अगर भारत ऐसा कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते के लिए दबाव बनाएंगे। यूरोपीय संघ चीज और अन्य दुग्ध उत्पादन पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है। मगर भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश कृषि को मुनाफे का उद्योग मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो उसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10% है। और बड़े पैमाने पर मशीनरीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपनी निर्यात का विस्तार करने के लिए एक आकर्षक बाजार के रूप में देखते हैं। जबकि भारत अपने कृषि क्षेत्र को मध्यम से उच्च शुल्क की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा संरक्षित किए हुए है, ताकि किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कृषि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है कि आयात प्रतिबंधों और शुल्कों को कम करना है, और किसी को बाहरी सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा सस्ते खाद्य उत्पादों का भारत में आना। यह खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। ऐसा ही दबाव भारत पर विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2022 में हुई जेनेवा बैठक में बनाया था। WTO इस तरह के जो भी संगठन है, इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसकी अगर हम लोग बात करें उद्देश्य की, तो व्यापार पर शुल्क एवं अन्य बाधाओं में कमी से संबंधित इसका काम रहता है। 166 मेंबर देखने को मिलेंगे, 166 सदस्य हैं इसके। और आप देखिए यहां तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी का जबरदस्त विरोध किया था। ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद कर दे। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भी भारतीय किसान चावल, गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। भारत इनके निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल के अलावा 68 देश भारत से गेहूं आयात करते हैं। भारत दुनिया के 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है। दरअसल आप देखेंगे, सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10% सब्सिडी का निर्धारण 1986 से 88 की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। बीते 3.5 दशक में महंगाई ने कई गुना छलांग लगाई, इसलिए इस सीमा का भी पुनर्निर्धारण जरूरी है। यही वह दौर है जब भूमंडलीकरण आर्थिक उदारवाद की अवधारणा ने बहुत कम समय में यह प्रमाणित कर दिया है कि वह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर अधिक मुनाफा बटोरने
अधिक मुनाफा बटोरने का उपाय भर है और टीएफए की सब्सिडी संबंधी शर्तें औद्योगिक देश और उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इसी मुनाफे में और इजाफा करने की दृष्टि से लगाई गई है ताकि लाचार आदमी के आजीविका के संसाधनों को दरकिनार कर उपभोक्तावादी वस्तुएं खपाई जा सकें। नव उदारवाद की ऐसी ही एक तरफा और विरोधाभासी नीतियों का नतीजा है कि अमीर और गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल देसी और आप देखिए विदेशी उद्योगपति पूंजी का निवेश दो ही क्षेत्रों में करते हैं, एक उपभोक्तावादी उपकरणों के निर्माण और वितरण में, दूसरे प्राकृतिक संपदा के दोहन में। यही दो क्षेत्र धनार्जन के अहम स्रोत भी हैं। एक और आपको बता दूं, अब सोचिए कि इतना सब दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब आप देखते हैं कि ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब हटा दिया जाए तो हमारे देश के किसानों की हालत क्या हो सकती है। और वो आप देखते हैं आंदोलन करते रहते हैं कि भैया एमएसपी पर कानून बना दीजिए कि कम से कम हमारी फसल का एक अच्छा दाम तो मिले, उन्हें बिचौलिए लूटें तो ना। अमेरिका जैसे विकसित देश भारत में किसानों को खाद बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। ये देश भारत के मछली पालन उसके मांस के निर्यात में लगातार हो रही बढ़ोतरी से भी परेशान है। मछली पालकों को आर्थिक मदद मिलने से इसके उत्पादन में इजाफा हुआ है और मछली पालक वैश्विक बाजार में मांस निर्यात की प्रतिस्पर्धा में विकसित देशों के मुकाबले में बराबरी करने लगे। यही कारण है कि अमेरिका भारतीय मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी को प्रतिबंधित करना चाहता है। अमेरिका यूरोपीय देशों की निगाह भारतीय दूध और दुग्ध उत्पाद के व्यापार पर भी टिकी है। दुनिया की दूध का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्रांस की लेक्ट्रेल है और इसने हैदराबाद की तिरुमाला डेयरी को खरीद लिया है। भारत की तेल कंपनियां ऑयल इंडिया भी इसमें प्रवेश कर रही हैं क्योंकि दूध का यह कारोबार 16% की दर से हर साल बढ़ रहा है। अमेरिका भी अपने देश में बने दूध के सह उत्पाद भारत में खपाने की तकड़म में है, हालांकि फिलहाल उसे सफलता नहीं मिली है। दरअसल भारत के कृषि और डेयरी उद्योग को काबू में लेना अमेरिका की प्राथमिकता में शामिल है ताकि यहां के बड़े और बुनियादी जरूरत वाले बाजार पर उसका कब्जा हो जाए। इसलिए जीएम प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों और धन की लालची चंद कृषि वैज्ञानिक भारत समेत दुनिया में बढ़ती आबादी के और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाने का बहाना बनाकर इस तकनीक की मार्फत खाद्य सुरक्षा की गारंटी का भरोसा जताते हैं। पर इस परिप्रेक्ष्य में भारत को सोचने की जरूरत है कि बिना जीएम बीजों की इस्तेमाल के ही पिछले आप देखते हैं कि 2.5 दशक में हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में बिना जीएम बीजों के अनाज और फल सब्जियों का उत्पादन बेहद बढ़ा है। इसलिए मध्य प्रदेश को पिछले कई सालों से लगातार कृषि कर्मठ सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जाहिर है कि हमारे परंपरागत बीज उन्नत किस्म के हैं, वे भरपूर फसल पैदा करने में सक्षम है। इसलिए अब कपास में के परंपरागत बीजों से खेती करने के लिए किसानों को कहा जा रहा है अनुवांशिक परिवर्तित बीजों से खेती करने के बजाय हमें भंडारण की समुचित व्यवस्था करनी जरूरत है। ऐसा न होने के कारण हर साल लाखों टन खाद्यान्न खुले में पड़ा रहने से सड़ जाता है। और इन सब तथ्यों को रेखांकित करते हुए स्वामीनाथन ने कहा था कि तकनीकी अपनाने से पहले उसके नफा नुकसान को ईमानदारी से आंकने की जरूरत है। बहरहाल अमेरिका की भारतीय कृषि और दुग्ध कारोबार को हड़पने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से बचने की जरूरत है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने जो जितना झुकेगा ना उतना ही झुकाने की वो कोशिश करेगा और अपने हिसाब से उसके अपने स्वार्थ रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो भैया हमें झुकना नहीं है, हमें समझौता नहीं करना है इतने जल्दी, और हमें देखना है कि हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। अब आप देख लीजिए, जो यूक्रेन उसके साथ खड़ा रहता था और जिसकी दम पर वो यूक्रेन लड़ रहा था उसी से उसने हाथ खींच लिया, मदद करना बंद कर दिया। और भैया भारत के संदर्भ में देख लीजिए आप लोग कि हम लोग जितना उसे करेंगे ना वो हमारे ऊपर उतना ही दुनिया भर की बातें करता रहेगा। अब यूक्रेन छोड़िए, रूस से वो समझौता कर रहा है, रूस से अच्छे संबंध, रूस का पक्ष ले रहा है आजकल यूएन में भी वो। और आपने सोचा था कि जो उत्तर कोरिया, उसके तानाशाह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी। तो आप समझिए, वो कहते हैं ना कि जो दुश्मन ने ना किया वो दोस्त करके दिखा रहा है। यही हाल है अमेरिका का। अफगानिस्तान का हाल आप लोगों ने देख लिया, बर्बादी तो कर दिया। ये भारत है हमारा प्यारा, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आपको उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि व्यापार के किसी भी समझौते पर एक तरफा समझौता नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ने कह दिया भाई हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया। अब वो डरने वाला खत्म हो जाना चाहिए, डर एक तरह से, ठीक है। और यहां तक बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया जब हमारे अवैध जो भारतीयों को भेजा जा रहा था तो हमें विरोध करना चाहिए था कि उन्हें हथकड़ियों में ना जकड़ा जाए, उन्हें सम्मान के साथ वापस किया जाए। इस दुनिया में बोलना सभी को आता है, ये सुनने की कला। तो आप देखिए, लेकिन सुनना और वह भी धैर्यपूर्वक और पूरी शांति से किसी की बात सुनना बहुत कम लोगों को आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बीच में बोलने लगते हैं ना,
और जबकि एक अच्छा श्रोता होना श्रेष्ठ गुण है, कोई भी व्यक्ति अच्छे श्रोता से बात करने में खुशी महसूस करता है, जो उसकी बात को पूरी तन्मयता के साथ सुनना और उसके बाद उस विषय पर सार्थक संवाद करता है। वक्ता का बोलना सार्थक होता है, श्रोता का सुनना सार्थक होता है। अच्छा श्रोता बनने ऐसी कला है जो सभी को आनी चाहिए, और क्योंकि इसके अनेक फायदे हैं, अच्छा श्रोता बनकर ही हम दुनिया की बातों के जरिए उनके अनुभव से दुनिया के बारे में अत्यधिक समझ विकसित कर सकते हैं और उसमें से अपने काम की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी, हमेशा कहता हूं कि सामने के वाले की बातों को सुना करिएगा, सोचा करिएगा, उसके बाद बोला करिएगा। और किसी को समझना है तो उसे सुनना, बोलने से ज्यादा उसे सुनना पसंद करिएगा। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, वह हर एक बात का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता है और ना ही हर परिस्थिति को जी सकता है। कुछ ना कुछ हमें दूसरों के जीवन से सीखना पड़ता है और इसके लिए उन्हें समझना और सुनना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब कोई अपना अनुभव या अपने सार्थक विचार हमें सुनाए तो हमें एक अच्छा श्रोता बनकर सुने, इसके सार तत्वों को ग्रहण करें और अपने ज्ञान को समृद्ध करें ताकि उसके अनुभव का भरपूर लाभ हमें मिल सके। और मगर यह तभी संभव है जब हम धैर्यपूर्वक किसी की बात को तन्मयता से सुने। और विंस्टन चर्चिल का कहना था, अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। यानी सुनना मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वह उसकी सफलता में भी सहयोगी है। कहा भी गया है कि किसी अक्लमंद से बात करना 1000 किताबों को पढ़ने के बराबर होता है। तो सिर्फ बात करने से ही काम नहीं बन सकता है, बल्कि उन बातों को ध्यानपूर्वक अपने मन में उतारना भी पड़ता है। इसलिए अच्छा श्रोता भी बनना पड़ता है। एक अच्छा श्रोता मनोचिकित्सक की तरह होता है, क्योंकि वह किसी के मन में दबी हुई कड़वी यादों, अनुभव और बातों को बाहर निकालने कर उसके हृदय को भारहीन, पीड़ा विहीन कर उसे खुशी और संतुष्टि देता है। यानी अच्छा श्रोता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले की बात को पूरी ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह शारीरिक मानसिक दोनों रूप से होना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुनने के बाद ही उसका उत्तर या उस पर अपने विचार प्रकट किया जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने विचार प्रकट करते हैं। अगर बिना बात को सुने हम किसी बात पर अपना विचार प्रकट करते हैं तो वह अर्थहीन होता है। और क्योंकि जब हम किसी की बात को पूरी तरह सुनेंगे नहीं तो उस बात का सटीक उत्तर कहां से दे सकेंगे। अक्सर लोग सिर्फ अपनी बातों को एकालाप करते रहते हैं। एकालाप का अर्थ है कि सिर्फ अपनी बात कहते जाना, सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है कि हर कोई अच्छा श्रोता नहीं होता है और ना ही उसके पास अच्छा श्रोता बनने की कला होती है। और जिस प्रकार अच्छा लिखने के लिए काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, इसी प्रकार एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। कुछ लोगों के भीतर इतना भी शिष्टाचार नहीं होता है कि वे पूरी बात को सुनने के बाद अपनी बात रखें। वे बात को बीच में ही काट कर या फिर अनसुना करके अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं और शुरुआत से ही वे बातों पर ना पूरी तरह ध्यान दे रहे होते हैं और ना ही सुन रहे होते हैं। ऐसे में वक्ता को घोर निराशा होती है। जबकि अगर कोई कुछ बोल रहा है या अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है तो उसको अपने विचार समाप्त करने देना जरूरी है। बीच में टोकने से यह पता चलता है कि हम वास्तव में उसके विचारों की परवाह नहीं करते हैं या फिर उसके लिए हमारे अंदर सम्मान की कमी है और जिसके कारण हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही अगर कोई हमारी बात और हमारे विचारों में दिलचस्पी लेता है तो हम खुद संतुष्ट और अपने आप को उत्साहित प्रेरित महसूस करते हैं। श्रोता बनने के लिए हमें धैर्यपूर्वक दूसरों को अपनी बातें कहने के लिए उत्साहित करना चाहिए और उनकी बातों में दिलचस्पी लेकर उनसे उनकी बात से संबंधित सवाल पूछे जाने चाहिए। बीच में बात काटकर शिष्टता नहीं करनी चाहिए, ना ही विषय बदलकर अपनी अरुचि दिखानी चाहिए। यह हमारे अच्छा श्रोता बनने के मार्ग में बाधक बनता है। हम खुद यह विचार करके देखें कि हम किसी को से अपनी पीड़ा मनोभाव बांट रहे हैं, वह व्यक्ति हमारी बात को काट कर या अनसुना करके अपनी बात कहना शुरू कर दे तो क्या भविष्य में ऐसे व्यक्ति से हम कोई बात कर पाएंगे। हमारा थोड़ा सा प्रयास हमें अच्छा श्रोता बना सकता है और इस कला को विकसित करने के कई तरीके हैं। या तो हम स्वयं इस दिशा में प्रयास करें या फिर हम किसी चिकित्सक की मदद लेकर अपने इस कौशल पर काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग अपने विचार जरूर बताया करिएगा। या आप देखेंगे कि संकुचित संवेदना, अभी महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते हुए वक्त अदालतों ने घटना तथ्य और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है, मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाग्रह निर्णय सुना देती हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण है। अदालत ने इस संबंध में फैसला दिया, संबंधित लड़की के साथ जो किया उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता, उचित ही है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी बेहुदा टिप्पणी की थी कि हर किसी ने उसकी आलोचना की और कहा कि भैया इसे बदलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए। सरकार तक ने सवाल उठाए थे। उसने कहा कि किसी लड़की के शरीर को छूना, उसके अंगों को छूना और उसके नाड़े को खोल देना बलात्कार नहीं होगा। आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था। अगर उसे कोई बचाने ना आता तो उसके साथ रेप ही होता, और जब रेप हो जाए तभी आप उसे रेप मानेंगे, यानी किसी की हत्या से पहले रोकने का कुछ उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो एक तरह से। और अभी आपने देखा होगा इस तरह का मामला पहले भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया था, कहां की अदालत ने दिया था, उस पर भी आप देखते हैं कि कोर्ट ने पलटा था। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टि वाला बताया है। यह बात किसी को गले नहीं उतर पा रही कि जब पॉक्सो कानून में स्पष्ट रूप से किसी बच्ची के साथ गलत हरकतों को आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ता है। महिलाओं की उत्पीड़न से संबंधित कानून में तो उन्हें घूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया। यह ठीक है कि कई बार अदालतों के सामने कुछ मामलों में कानून के बारीक बिंदुओं की व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें कोई दिक्कत पेश आई होगी। और फिर अगर कहीं कोई संशय था तो सुनवाई के बाद 4 महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया और उस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। और महिलाओं के सम्मान, गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने कुछ शब्दों को महिला सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उनकी जगह सम्मानजनक शब्द सुझाए थे। कुछ आशोभन कहे जाने वाले शब्द जो प्रायः महिलाओं से जुड़े मामलों में लंबे समय से अदालत में प्रयुक्त होते आ रहे थे, उन्हें बदल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों की सूची बनाकर देश की सभी अदालतों में प्रसारित किया और इसके बावजूद अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश ने महिला अस्मिता से जुड़े अहम पक्षों को सरसरी ढंग से देखने का प्रयास किया तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामलों में पॉक्सो महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग भी देखा गया है, मगर इसका अर्थ नहीं है कि इससे किसी को हर महिला के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट मिल जाती है। पहले ही महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने को लेकर चुप्पी साध जाना या फिर कदम वापस खींच लेने को लेकर चिंता जताई जाती रही है। फिर जांच में पूर्वाग्रह, दबाव और साठगांठ आदि के चलते पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण दोष सिद्धि की दर बहुत कम रहना भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर अदालतें खुद अपने फैसलों में संकुचित दृष्टिकोण दिखाएंगी तो ऐसे मामलों पर लगाम लगने का भरोसा भला कैसे बन सकेगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या सोचना है। ये पूर्वाग्रह का रंग, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। भारतीय समाज भी इससे मुक्त नहीं है। सदियों से इस तरह के भेदभाव में महिलाएं कुछ ज्यादा ही निशाने पर होती आई हैं। दुख की बात है कि न केवल शिक्षित लड़कियां बल्कि बड़े ओहदे पर आसीन महिलाएं भी इससे बच नहीं पाई हैं। भारतीय स्त्रियां रंग रूप को लेकर जीवन भर चुभने वाली टिप्पणियों का सामना करती हैं, और जबकि यह हकीकत हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और संघर्ष से हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीनाथन उनमें से एक हैं। हालांकि अपने सांवले रंग को लेकर समाज के पूर्वाग्रह से भी नहीं बच सकी। सोशल मीडिया के एक मंच पर पिछले दिनों उन्हें अपने बारे में अभद्र टिप्पणी पढ़ने को मिली। स्वाभाविक रूप से यह उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने लिखा कि किसी ने मेरे मुख्य सचिव के कार्यकाल की तुलना मेरे पति के कार्यकाल से करते हुए लिखा, यह उतना ही काला है जितना मेरे पति गोरे थे, मगर मुझे अपने काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यह रंग पसंद है। उचित ही उनकी इस प्रक्रिया के बाद विमर्श शुरू हो गया है। हम बेशक आधुनिक कहलाने के में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रति खासकर उनके रंग रूप को लेकर सोच आज भी नहीं बदलती है। उनकी सफलता को रंग रूप के चश्मे से देखना विकृत मानसिकता का परिचायक है। यह निराशाजनक है कि किसी महिला की योग्यता को उसके पति के रंग से परखा जाए। शारदा मुरलीधरन ने किसी व्यक्ति की अनुचित और अरुचिकर टिप्पणी का जवाब देकर पूर्वाग्रहों पर कठोर प्रहार किया है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के बाद उसे हटा दिया था, लेकिन बाद में कुछ शुभचिंतकों के कहने पर लिखा,
लिखा, इस विषय पर सामाजिक विमर्श होना चाहिए और इसका सकारात्मक पहलू यह है कि रंग के मुद्दे पर शारदा के लिखे प्रस्तुत जवाब का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इससे पता चलता है कि कुछ लोग बेशक संकीर्ण सोच रखते हो, लेकिन समाज बदल रहा है। और मैंने कहा ना कि हर तरह के लोग समाज में देखने को मिल जाते हैं। आपके साथ भी देखने को मिल जाएंगे, आपके विरोध भी देखने को मिल जाएंगे, पॉजिटिव लोग भी मिल जाएंगे, नेगेटिव भी लोग भी मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको किन से क्या सीखना है। ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मौकों की भरमार, ये भी देख लीजिए आप लोग। ये मेडिकल साइंस एक जरूरी क्षेत्र है जो तकनीक में काफी आगे है, और जब शोधकर्ताओं ने जीव विज्ञान की को उभरती तकनीक के साथ जोड़ा तो इनमें बायोटेक्नोलॉजी के व्यापक क्षेत्र को बनाए और मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी। नए उभरते क्षेत्रों के साथ बायोलॉजी की कई शाखाओं में उभरा। बायोलॉजी की ऐसी ही एक शाखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। यह बायोटेक्नोलॉजी और जीव विज्ञान को मिश्रित करती है। यह किसी विशेष जीव के जीन के सीधे हेरफेर की सुविधा के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। कैरियर बनाने के लिए इसे चिकित्सा के क्षेत्र की सबसे अच्छी शाखाओं में से एक माना जाता है और इस क्षेत्र में कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं जिन्हें पूरा कर छात्र शानदार कैरियर बना सकते हैं। अब बात आती है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवों के अनुवांशिक मेकअप को बदलने के लिए प्रयोगशाला में तकनीकों का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य वांछित गुण पैदा करना या फिर अवांछनीय गुणों को खत्म करना या डीएनए को संशोधित करके जोड़कर आप देखिए जोड़कर हटाकर या एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में स्थानांतरित करके काम करता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी मुख्य शोध आधारित क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल चिकित्सा, पर्यावरण और कृषि के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर किया जाता है। अनुवांशिक तकनीक के जरिए जीन में परिवर्तन कर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानों में बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। जीन संपादन में नौकरियां, ये आप देखिए ब्रिटेन सरकार का अनुमान है कि 2030 तक, कब 2030 तक आप देखेंगे इसमें 30 तक अकेले ब्रिटेन में जीन और सेल थेरेपी से 19,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंगों की नौकरी में 7% और चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों की नौकरी में 13% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। दोनों को मिलाकर करीब 17,500 नौकरियां पैदा होंगी। जीन थेरेपी की स्थापित और नई कंपनियों के विकास के साथ नौकरियां भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन कंपनियों को विस्तार के लिए नए वैज्ञानिकों की भांति करनी होगी। योग्यता की बात करें तो आप देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी में डिग्री हासिल करने के लिए 12वीं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित व जीव विज्ञान के साथ करना होगा। इसके साथ छात्र अनुवांशिक अभियांत्रिकी में बीटेक कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए छात्रों को जेईई जैसी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इन हाउस प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाती है। वेतनमान की बात करें तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आपका वेतन आपकी शिक्षा, अनुभव और विशेषज्ञता के अनुसार भिन्न हो सकता है। शुरुआती स्तर पर आप 3.5 से 6 लाख प्रति वर्ष कमा सकते हैं, जबकि अनुभवी पेशेवर 12 लाख से अधिक प्रति वर्ष कमा सकते हैं। शुरुआती स्तर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर साइंटिस्ट, ये 3.5 से 6 लाख प्रति वर्ष। अनुभवी मास्टर डिग्री, कुछ वर्षों की विशेषता 6 से 12 लाख। वरिष्ठ पीएचडी और कई वर्षों की विशेषता 12 लाख से अधिक प्रति वर्ष और कुछ मामलों में 20 लाख तक आप देखें। प्रमुख संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना बिहार, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर, महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। और एक बात और याद रखना है आपको, अब ऐसी योग्यता हासिल कीजिए, ऐसी कौशलता हासिल करिए जिससे आपको एक तरह से बेहतर शिक्षा मिल सके, मुझे लगे। समझ रहे हैं आप लोग। बाकी आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए। आजकल आप देखते हैं कि एआई अच्छा प्रभाव डालेगा, देख लेना आने वाले समय में एआई की खूब चर्चाएं भी होंगी, ये भी आप लोग समझिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका आज का संपादकीय पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।